नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी के अमेरिका दौरे को लेकर सियासत के शोले भड़क उठे हैं। सिखों और आरक्षण पर उनके बयानों का हंगामा 7वें आसमान पर है। इसी बीच आज बीजेपी उनकी 2 मुलाकातों को लेकर हमलावर हो गई है। बीजेपी जो तस्वीर सामने लेकर आई है उसमें राहुल गांधी उस अमेरिकी सांसद के साथ मुलाकात कर रहे हैं जिनका घोषित मकसद ही है भारत को नीचा दिखाना। इल्हान उमर अमेरिकी डेमोक्रेट सांसद हैं। उनकी भारत विरोध की कुंडली मैं आगे निकालने वाली हूं। बीजेपी ने अमेरिका में भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले बांग्लादेशी पत्रकार मुशीफुल फजल अंसारी के साथ राहुल गांधी की मुलाकात पर भी सवाल उठाया। मुशीफुल फजल ने कल राहुल गांधी के साथ सेल्फी भी ली थी। मुशफिकुल फजल की भारत विरोधी कुंडली मेरे पास है जो दिखाऊंगी आप सभी दर्शकों को। उधर भारत के टुकड़े कर खालिस्तान बनाने का दुस्साहस करने वाले सिख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू ने बयान जारी कर कहा है, भारत में सिखों के अस्तित्व का संकट। राहुल का यह बयान साहसी और रास्ता दिखाने वाला है। और उन्हें कौन सा रास्ता देखना है, मुझे लगता है इस देश में हर नागरिक जानता है। इन घटनाक्रमों के बाद बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी की हरकतें बचकानी नहीं, शैतानी हैं। राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे पर उठे इन्हीं सवालों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जवाब है, ये लोग हमारे खिलाफ विदेश में क्या-क्या नहीं बोले, कनाडा, अमेरिका, जापान में क्या-क्या नहीं बोले। इन्होंने हमारे खिलाफ हर प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग किया है और हमको बता रहे हैं कि ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना। राहुल गांधी को देशद्रोही बताते हैं और हमको इतनी गालियां दी हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ यही नहीं बोले, उन्होंने एक और बड़ी बात कही है। बड़ी बात जेल भेजने की है। किसे जेल भेजने का प्लान था, 20 नंबर कैसे बीच में आ गया, ये सब आगे बताऊंगी। लेकिन सवाल है कि मोहब्बत की दुकान लगाने वाले राहुल गांधी के मोहब्बत वाले नैरेटिव का खड़गे ने भांडा फोड़ कर दिया। भारत विरोधियों से राहुल गांधी का एक एक कर मिलना क्या दिखाता है, यही है आज सवाल पब्लिक का। अमेरिका में राहुल गांधी के साथ खुशनुमा तस्वीर खिंचाने वाली इल्हान उमर भारत के खिलाफ जहर उगलती रहती हैं। 23 जून 2023 को इल्हान ने अमेरिकी संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का भी बॉयकॉट किया था, जबकि ये मोदी का नहीं भारत का सम्मान था। प्रधानमंत्री की उस स्पीच के बाद अमेरिकी संसद में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगे थे। स्पीच के बाद प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने वाले अमेरिकी सांसदों की कतार नहीं टूट रही थी। कुछ सांसदों ने मोदी से ऑटोग्राफ भी लिया था। इल्हान उमर ने नरेंद्र मोदी की उस स्पीच का ही बॉयकॉट नहीं किया। 2022 में इल्हान पाकिस्तान की फंडिंग से पीओके जाकर उनका एजेंडा भी आगे बढ़ा चुकी हैं। भारत को मुस्लिम विरोधी बताकर राष्ट्रपति बाइडेन पर भारत के खिलाफ कार्रवाई की मांग करती रहती हैं। खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड में कनाडा की से कूटनायक विवाद में भारत विरोधी रुख अपना चुकी हैं और बार-बार सोशल मीडिया पर इसे रखती हैं और कोर्ट के ऑर्डर पर लागू असम की एनआरसी का विरोध कर चुकी हैं। जबकि राहुल गांधी के साथ सेल्फी खिंचाने वाले बांग्लादेशी पत्रकार मुशफिकुल फजल ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के भारत के अंदरूनी मामले में अमेरिकी दखल की कोशिश वाला सवाल पूछा था। मुशफिकुल फजल ने ही अमेरिकी विदेश विभाग से भारत के चुनाव की निष्पक्षता पर संदेह उठाने वाला सवाल भी पूछा था। इस एजेंडे पर अमेरिकी विदेश विभाग ने 9 सेकंड में धाराशाही करने वाला जवाब दिया था। इसलिए राहुल की मुलाकातों के बाद बीजेपी का आरोप बेहद गंभीर हो गया है। सुनिए ये बयान।
जो उनको संज्ञा दी जाती थी, अब वो नहीं है। अब वो बचकानी हरकतें नहीं कर रहे हैं, अब वो खतरनाक और शैतानी हरकतें कर रहे हैं। अब वो हर उस ताकत के साथ हैं जो भारत को कमजोर देखना चाहती है, भारत को झुका हुआ देखना चाहती है। उधर इस बीच जब सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे लोग बयान जारी करके राहुल गांधी की तारीफ करते हैं और ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो बोला वही उसका स्टैंड भी है, तो सोचिए अब क्या ही बचा है। परमवीर चक्र विजेता कैप्टन रिटायर्ड बाना सिंह का ये बयान सुनिए। हमारा देश, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ऐसी कोई भी अल्फाज नहीं करते हैं कि सिखों के लिए पगड़ी अनुबारिया नहीं है या कड़ा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। अगर किसी ने बोल भी दिया है वो उनकी सोची होगी, मगर ऐसा हिंदुस्तान में नहीं होता है। हम सब यही कहते हैं कि हम सब अपनी पगड़ी की आन और शान और देश की शान, जब देश की शान है तो पगड़ी की भी शान है और कड़े की भी शान है, ऐसा कोई नहीं है, हम सब एक हैं। उधर इल्हान उमर और मुशफिकुल फजल जैसों के साथ राहुल गांधी की मुलाकात पर फैक्चुअल पोजीशन बताने की बजाय कांग्रेस क्या कह रही है, ये भी सुनिए। ज्यादा ही आपत्ति है तो इनको कहिए कि जरा चिट्ठी लिखें स्टेट डिपार्टमेंट को और कहें कि इल्हान उमर के खिलाफ एक्शन लिया जाए। आप किस किस से मिलते हैं विदेश में? हम सार्वजनिक चाहते हैं उस लिस्ट को। प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, किस किस से मिलते हैं? और हम ये भी जानना चाहते हैं भरत जोटवानी से क्या रिश्ते हैं आपके? वो भरत जोटवानी जिसके लिए छोटा शकील सोनू निगम को फोन करके धमकाता है, वो भरत जोटवानी प्रधानमंत्री के इवेंट मैनेजमेंट करता है। बताइए क्या संबंध है प्रधानमंत्री के भरत जोटवानी से? पवन खेड़ा जिस विवाद को दोबारा तूल देने की कोशिश कर रहे हैं वो 2014 की बात है। आरोप लगा था कि अंडरवर्ल्ड से संबंध वाले भरत जोटवानी नरेंद्र मोदी के मैडिसन स्क्वायर इवेंट के आयोजकों में शामिल थे। इस पर 2014 में भारत के विदेश मंत्रालय से जवाब मांगा गया था, लेकिन इसका कोई तथ्य विदेश मंत्रालय के पास भी नहीं था और पिछले 10 साल में इसका कोई तथ्य किसी ने सामने रखा भी नहीं है। ये सिर्फ आरोप बनकर रह गया है। उधर राहुल गांधी जब नरेंद्र मोदी पर देश की संस्थाओं पर कब्जा कर लेने के आरोप लगाते नहीं थक रहे, इसी बीच मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ 20 नंबर मतलब 20 और सीटें मिलने पर क्या प्लान बना रहे थे, उसका भांडाफोड़ भी उन्होंने कर दिया। सुनिए उनका ये बयान। पहले तो बोलते थे 400 बार, इस बार 400 बार। कहां गए भाई तेरे 400 बार? 240 पे आया। अगर हम सिर्फ 20 सीट लेते तो ये सब लोग जेल में रहते थे, ये सब लोग जेल में रहते थे और रहने के काबिल है। देखो, धमकी मैं नहीं दे रहा हूं, ये तो फैक्ट है। नंबर मैं ला सकता हूं, नंबर आ गए हैं तो उसीलिए मैं बोल रहा हूं। जो बात वो हमको डरा डरा के बोलते थे, वो बात हम इसलिए बोल रहे हैं उनको समझा के, भाई इस वक्त तुम लोग हर लोगों को डराते हो, लेकिन जब आपकी स्थिति ऐसी हो गई तो कल के दिन ये आपको भुगतना पड़ता है। तो आज पब्लिक सवाल पूछ रही है और सवाल पब्लिक का नंबर 1, भारत से नफरत का एजेंडा चलाने वालों के साथ राहुल गांधी की मुलाकात क्या मतलब रखती है? क्या राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे ने भारत को तोड़ने का मंसूबा रखने वालों का हौसला बढ़ा दिया है? क्या कांग्रेस मोदी शाह को जेल भेजने के लिए तड़प रही है, जैसा खड़गे ने 20 सीट वाला भांडाफोड़ किया? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार, राजकुमार भाटी समाजवादी के नेशनल स्पोक्सपर्सन हमारे साथ स्टूडियो में हैं, आशुतोष वरिष्ठ पत्रकार कुछ ही समय में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है लोकेश जिंदल को, जो कांग्रेस के नेता हैं। लोकेश जिंदल जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, इल्हाम उमर का जो स्टैंड है वो किसी से छुपा नहीं है और इस पर भारत ने औपचारिक रूप से एमईए से कहा था और इंडिया अलायंस के नेता
बल्कि आप प्रियंका चतुर्वेदी का उस समय का अगर ट्वीट उठाकर देख लें तो उन्होंने भी कहा है कि हमें कोई भी एडवाइस नहीं चाहिए इल्हम उमर से, जो पीओके के बारे में बात कर रही हैं और अलगाववादियों को कहीं ना कहीं हौसला बढ़ा रही है और पाकिस्तान स्पॉन्सर ट्रिप पे पीओके जाती है। अब मैं पूछना चाहती हूं, राहुल गांधी ऐसे लोगों से मिल रहे हैं, चाहे वो इल्हम उमर हो, चाहे वो बांग्लादेशी पत्रकार हो, सवाल ये है कि जो भारत के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं, उन्हें मिल रहे हैं, और तालियां कौन बजा रहा है? गुरपतवंत सिंह पन्नू, जिनका खालिस्तानी प्लान किसी से छुपा नहीं है। लोकेश जिंदल जी, क्या इस देश के टुकड़े वाकई करने में कांग्रेस की मंशा है? नमस्कार नाविका जी। नाविका जी, आपके पूरे वाक्य में अर्ध सत्य है। राहुल गांधी जी केवल इल्हान उमर से नहीं मिले। राहुल गांधी जी दरअसल अमेरिका में एक यूएस डेलीगेशन जो कि ब्रैडली जेम्स शेरमैन जी ने करवाया था, उस वक्त 9 ऐसे यूएस लॉ मेकर से मिले। इनमें जोनाथन जैक्सन थे, रो खन्ना राजा कृष्णमूर्ति जो अपने प्रो इंडिया स्टैंड के लिए फेमस है, श्री थानेदार जिन्होंने फिर इंडियन अमेरिकन जो वहां रह रहे हैं उनके लिए स्टैंड लिया था, बारबरा ली, जीसस ग्रासिया, और उनमें से एक इल्हान उमर है। तो मेरा कहना यह है कि ऐसा कहना कि केवल राहुल गांधी जी केवल और केवल इल्हान उमर से मिले, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। वे एक यूएस डेलीगेशन से मिले, और अगर आप ऐसे एक डेलीगेशन से मिलने जाते हैं तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि हम इस प्रति व्यक्ति से नहीं मिलेंगे क्योंकि वो यूएस लॉ मेकर थी। दूसरी बात कि जो उद्देश्य है राहुल गांधी जी का, वहां पर है इंडियन डायस्पोरा से मिलने का, यूएस और इंडिया के बीच में संबंध और गहरे बनाने का, और एक डायलॉग और डेलिबरेशन शुरू करने का। इसमें मुझे कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगता है। हाँ, भाजपा की मंशा ये है कि कोई भी कार्य जो राहुल गांधी जी करते हैं उसे किसी तरह से देश विरोधी और भारत विरोधी दिखाकर किसी तरह से देश में जो है एक राहुल गांधी जी के प्रति नफरत पैदा करने का एक जो इनका आईटी सेल और इनका जो पब्लिसिटी डिपार्टमेंट करता है, ये पूरा पूरा झूठ पर आधारित है। और इसका झूठ कोई कैसे भी है? बुनियाद नहीं। इल्हान उमर से मिले या नहीं मिले, हाँ या ना? हाँ या ना में जवाब दीजिए। Delegation क्या 9 राहुल लोगों का गांधी है। इल्हान उमर से मिले, हाँ या ना? वो राहुल गांधी जी के हाथ में नहीं है कि वो इल्हान उमर से मिले या ना मिले। ऐसी क्या US delegation मजबूरी है कि पीओके और भारत के कश्मीर स्टैंड के खिलाफ जो बोले उनसे राहुल गांधी को मिलना पड़ता है, और ऐसे जर्नलिस्ट जो भारत के खिलाफ बोले उनसे उनको सेल्फी खिंचानी पड़ती है? ऐसी कौन सी बात है? हम जैसे भारत के पत्रकारों को तो उन्होंने बॉयकॉट किया हुआ है, वहां के पत्रकारों के और वैसे लॉ मेकर्स के साथ वो मिल रहे हैं, और तालियां कौन बजा रहा है? गुरपतवंत सिंह पन्नू। मैं शहजाद पूनावाला जी आपसे पूछना चाहती हूं, वो डेलीगेशन से मिले, सिर्फ इल्हाम उमर से नहीं मिले, यही एक डिफेंस है कांग्रेस के पास, आप मानते हैं सर? चलिए थोड़ा बदल देते हैं। सिख फॉर जस्टिस ने उनके सिखों पर दिए गए बयान को एंडोर्स किया। आज पूरे दिन में ऑफिशियली कांग्रेस ने उसका खंडन किया है। ये तो उनके हाथ में है ना। मुझे ऑफिशियल जयराम रमेश 500 ट्वीट करते दिन में और 600 ट्वीट सुप्रिया श्रीनेत करती है, एक ट्वीट दिखा दीजिए। दूसरी बात, जब एलओपी या प्रधानमंत्री किसी से भी मिलते हैं, वो उनका विशेष अधिकार होता है कि उनके सामने जो डेलीगेशन आएगा उसमें कौन होगा, नहीं होगा। ये डेलीगेशन वेटेड डेलीगेशन है, कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या बोल रहा है, और बाकी सब तो आपने बताया कि जम्मू कश्मीर के विषय में, पाकिस्तान का नैरेटिव स्ट्रेंथन करने के विषय में, हिंदुओं को गाली देने के विषय में, भारत के खिलाफ एंटी इंडिया रेजोल्यूशन लाने के विषय में तो इल्हान उमर ने बोला है। पता है, और एक बात बोलिए, निज्जर जो इंदिरा गांधी जी की हत्या को सही बताता है, वो मारा गया। अब अननोन लोगों ने मार दिया, पता नहीं कौन मार के चले जाते हैं। एनीवेज, उसका दोष भारत पर डालकर कि निज्जर संत था, निज्जर एक कौम का फरिश्ता था, ये इल्हान उमर बोलती है। मतलब सोचिए, आज भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता इंदिरा गांधी के हत्यारे को बोलता है कि वो कुत्ते की मौत मरे तो हम खुश होंगे, और राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति को जो उनको पीस का, शांति का दूत बताती है, उनके साथ खड़े, सिख फॉर जस्टिस के साथ खड़े। और तीसरी आखिरी बात मैं समाप्त कर लेता हूं, केवल उनसे थोड़ी मिले, जेरेमी कॉर्बिन से भी मिले हैं। ये सेल्फी भी खिंचवाई है बांग्लादेशी पत्रकार के साथ, वो छोड़ देते हैं। आखिरी बात से मैं पूछना था, एलओपी के रूप में देखिए दो चरित्र। वाजपेयी जी जब एलओपी के रूप में गए तो जम्मू कश्मीर का पक्ष रखने गए, नरसिम्हा राव ने बोला तो वो चले गए। नरसिम्हा राव को ये मानते नहीं है।
और आज का एलओपी वो है जो भारत के स्टैंड से अलग हटकर पाकिस्तान के स्टैंड को एंडोर्स करने वाली के साथ खड़े हो जाते हैं। ये अंतर आया है और यही विडंबना है कि एलओपी के पद पर आकर वो पप्पू का मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूं। पप्पू का मतलब बन चुका है कि परवेयर एंड प्रोपोगेटर ऑफ प्रोपेगेंडा अनलिमिटेड बन चुके हैं। ये पप्पू बन चुके हैं राहुल गांधी। इसीलिए जिस प्रकार से सिखों के बारे में भी झूठ, 5 इंस्टेंस बता दो जहां पर सिख की पगड़ी उतारी गई और रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, ये भी बोल दिया। अब भाटी जी बैठे हैं लाल गमछा लगा के, बताइए भाटी जी रिजर्वेशन अंबेडकर जी का खत्म करेंगे, और किया भी है। एएमयू जामिया में किया है, कर्नाटका में किया है। सवाल यही है भाटी जी, भारत को नीचा दिखाने वाले, पाकिस्तान का पक्ष लेने वालों के साथ राहुल गांधी की दोस्ती है, मिल रहे हैं उनसे अमेरिका में, और इस देश में सिखों के बारे में उन्होंने क्या कहा उस पर तो आपने गुरपतवंत सिंह पन्नू का बयान भी देख लिया है और पढ़ भी लिया है। और ये जो रिजर्वेशंस, आरक्षण के बारे में जो कहा, मैं पूछना चाहती हूं ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप और जो अलायंस पार्टनर्स हैं आपके लब सिले हुए हैं, कुछ आपके मुंह से नहीं निकलता आपके देश के खिलाफ, हम सब के देश के खिलाफ जब इस तरह का काम होता है? नहीं, हमारे लब आज़ाद हैं, बिल्कुल सिले हुए नहीं हैं। और हमारे जहाँ देश के लिए ज़रूरत पड़ेगी, केवल बोलना नहीं, देश को जान देने की ज़रूरत भी पड़ेगी, खून की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी हम देने को तैयार हैं। देश की रक्षा के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए, देश में न्यायिक व्यवस्था लागू करने के लिए। इल्हान उमर का जो पीओके पे स्टैंड है उसके साथ कोई नहीं है देश से, हम उसका समर्थन नहीं कर सकते। खालिस्तान पर जो पन्नू का स्टैंड है उसका कोई समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन राहुल गांधी के लिए या किसी विपक्ष के नेता के लिए ये कह देना कि वो देशद्रोही हैं, देश तोड़ने के षड्यंत्र में शामिल हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, ये बहुत ही आपत्तिजनक और बहुत ही गलत बात है। ये भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की जानी पहचानी कल्चर है, संस्कृति है, इनकी कार्यशैली है। ये विपक्ष के नेताओं का चरित्रहनन करते हैं, उन्हें आरोपित करते हैं, उनके बारे में झूठ फैलाते हैं, अफवाह फैलाते हैं। ये दोनों बयानों को गलत कोट कर रहे हैं। ना तो राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने की बात की है, ना राहुल गांधी ने ये कहा है कि भारत में किसी सिख को पगड़ी पहनने की मनाही है या कड़ा पहनने की मनाही है। वो दोनों बातें जो कह रहे थे, जब आप विस्तार से पूछेंगे तो मैं उसका विश्लेषण करूंगा। दोनों बातें उन्होंने सही कही हैं, उसमें कुछ भी गलत नहीं है जो वो कह रहे हैं। और एक अच्छे नेता को, जनप्रिय नेता को, देश की चिंता करने वाले नेता को ऐसे विषयों पर बोलना चाहिए। और राहुल गांधी कहीं यूनिवर्सिटी में छात्रों से बात कर रहे हैं, कहीं वहाँ के सांसदों से बात कर रहे हैं, कहीं मजदूरों से बात कर रहे हैं, कहीं भारतीयों से बात कर रहे हैं। ये एक नेता को भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों से मिलना चाहिए, अनुभव इकट्ठे करने चाहिए, ताकि देश और दुनिया के बारे में उसकी समझ स्पष्ट हो सके। अनुभव उनसे ही इकट्ठा होता है जो इस देश को तोड़ने की बात करते हैं। पहला सवाल तो ये पूछूंगी, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल की डायरेक्टर सरिता पांडे से वो जून 23 में मिले। 2017 में डोकलाम विवाद के समय वो चीन के राजदूत से मिल रहे थे। 2008 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू साइन कर रहे थे। अब इल्हान उमर के साथ, बांग्लादेशी पत्रकार के साथ। मैं पूछ रही हूं कि भारत को सपोर्ट करने वाली शक्तियां उनके साथ नहीं है, और सिखों पर अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा तो शहजाद पूनावाला इतनी तालियां गुरपतवंत सिंह पन्नू क्यों बजा रहे हैं? और उसका खंडन नहीं किया। पर मैं एक ही बात, भाटी जी ने कहा कि आरक्षण के विषय पर उन्होंने कुछ नहीं बोला, गलत जो था नहीं बोला जो आप कह रहे हो। भाटी जी, आपकी आदत बन चुकी है आजकल कि हर बार आप मेरे बीच में बोलते हो। कोई ऐसी व्यक्ति, मुझे आप मिसकोट करोगे तो मैं बोलूंगा। अच्छा, मैं आपके सामने मैं आपको फिर से ठीक से कोट करता हूं। आपने कहा कि आरक्षण के विषय में राहुल जी ने कुछ गलत नहीं बोला। हाँ, यस। तो मायावती जी को आपने झूठा बोल दिया। बिल्कुल, मायावती जी झूठी है। बिल्कुल। देखिए, बहन मायावती, मेरे 10,000 उनसे डिफरेंसेस हो सकते हैं, पर आज भाटी जी, जिन्होंने आरक्षण पदोन्नति में नहीं होना चाहिए, उनकी पार्टी का ऐतिहासिक स्टैंड था, वो बहन मायावती को झूठा बोल रहे हैं। जाटव समाज देख ले। मैं बोलूं, बोल दी अपनी बात, मेरी बात पहुंच गई जहां पहुंचती थी। हाँ, नहीं, ठीक बात। आरक्षण पर राहुल गांधी ने ये कहा है कि जब तक समानता ना आ जाए तब तक आरक्षण को खत्म करने के बारे में सोचा नहीं जा सकता। दूसरी बात, आप आरक्षण के, आपकी पार्टी आरक्षण की विरोधी है, आरक्षण को खत्म कर रही है, तो हाईकोर्ट सिद्ध कर चुका। उत्तर प्रदेश आरक्षण का मुद्दा जो है वो कल का था, हो चुका, और उस पर जिस तरह से बयान आए हैं वो दिखाता है कि कैसे डिफेंसिव क्रिकेट आप खेल रहे हैं। लेकिन
मैं पूछना और चाहती मायावती हूँ जी को झूठा बोल हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मेरा सवाल आपसे इतना ही है कि ऐसी कौन सी प्रवृत्ति है, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि राहुल गांधी कभी वहां खड़े पाए जाते हैं जहां कहा जाता है कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, वहां पाए जाते हैं जहां पाकिस्तानी सपोर्टर्स होते हैं, इलम उमर जो पीओके पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड ट्रिप पे चली जाती हैं, जिन्हें सरकार अमेरिका की ने नहीं भेजा था, ये उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया था। ये ऐसी कौन सी मजबूरी है कि राहुल गांधी के लिए तालियां बजती हैं तो उनसे जो भारत से पंजाब का हिस्सा ले लेना चाहते हैं, ये कौन सी मजबूरी है? और फिर भी समाजवादी पार्टी की कौन सी मजबूरी है जो उनको सपोर्ट करते रहते हैं? नविका जी, पहली बात तो मुझे आज कोई मजबूरी किसी की नहीं होनी चाहिए थी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता हैं, हम पत्रकार हैं, सबकी सोच होती है, उस सोच के आधार पर दर्शक हमारे बारे में तय भी करते हैं और तय करना चाहिए। जैसे हमें बोलने का अधिकार है, वैसे दर्शकों को तय करने का अधिकार है। लेकिन आज किसी भी खिड़की में कटे हुए किसी भी व्यक्ति की आवाज दूसरी नहीं होनी चाहिए। आज राजनीति वाला गोलमोल खिचड़ी और उसमें सब मिला देना, ये करने से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? ये कुतर्क जहां जा रहा है, और मैं फिर से कह रहा हूं, नेता प्रतिपक्ष के मुंह से निकली हुई बात और आतंकवादी के मुंह से निकली हुई बात, शब्दावली, वाक्य विन्यास अगर एक होने लगे तो ये खतरनाक है। अब देशद्रोही राहुल गांधी हैं या नहीं, और कोई कह भी देगा तो उससे क्या हो जाएगा? भारत का कोई कानून है नहीं, आप ऐसी कोई गतिविधि करें तो उस पर विचार पे कुछ हो नहीं पाता है, तो ये बड़ा कठिन है कह पाना। लेकिन राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है, वो इस देश के विरोध करने वाले लोग वही शब्दावली इस्तेमाल करते हैं। इस देश में सिर्फ 1984 में सिखों के सर पर पगड़ी होना वो कठिन हो गया था, जान का प्रश्न बन गया था। पगड़ी सर पर है, केस कटा कर नहीं रहे तो कहां गर्दन कट जाएगी, और उस वक्त कांग्रेसियों के ऊपर नरसंहार का आरोप लगा था। ये कोई छिपी हुई बात नहीं, पूरा पंजाब आतंकवाद में रहा इंदिरा गांधी की नीतियों की वजह से, कोई छिपी हुई बात नहीं। अब राहुल गांधी उस जख्म को, उस दर्द को, जिससे बड़ी मुश्किल से सिख बाहर निकले हैं, वो उसको करना चाहते हैं, तो बड़ा आश्चर्यजनक। इल्हान उमर को लेकर मैं तो बड़ा मासूमियत पर हैरान हूं कि अरे वो प्रतिनिधि मंडल था, 8-9 लोगों का नाम सब गिना रहे हैं। अरे यार, कमाल कर रहे हैं आप लोग भाई। आप जब आरक्षण पर आपको डर लगा ना, जैसे मैं राहुल गांधी के बयान से सहमत नहीं हूं नविका जी, आरक्षण कभी भी किसी स्वस्थ समाज में खत्म नहीं होगा। हां, उसकी सीमा कम होनी चाहिए, धीरे धीरे हम ज्यादा लोगों को आरक्षण से बाहर लाएं, यह कहना चाहिए था राहुल गांधी। लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगी तो भी कुछ एक छोटा हिस्सा बचेगा जिसको जरूरत होगी। तो राहुल गांधी पहले समझ नहीं रहे हैं, आरक्षण को खत्म करने का उनका बयान खतरनाक है, वो भी एक समाज को बिगाड़ने वाला है। लेकिन उसकी बात मैं नहीं करूंगा। जब आप कहते हैं कि 8-9 लोग थे, राहुल गांधी की तरफ से बयान आया क्या कि इल्हान उमर भी आई थी, रिप्रेजेंटेटिव में थी, मैंने पूछा कि पाकिस्तान पर यह रुख आपका क्यों है? आया क्या कांग्रेस का बयान? क्या जिस तरह से आरक्षण पर सफाई आई, उस तरह से राहुल गांधी ने अगली वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस या अगली वाली स्पीच या अगली वाली छात्रों के साथ या किसी के साथ मुलाकात में उसको कहा क्या? इसका मतलब यह है कि सिखों और मुसलमानों के मन में एक अलग तरह की, वो क्या कहें आप, फियर साइकोसिस कह लें, घृणा डर का माहौल कह लें, बहुत सही कहा आपने, वो डालकर वो राजनीति करना चाहते हैं। ये मजबूरी नहीं है नविका जी, ये डिजाइन है, इसको आप मजबूरी। और अगर ये डिजाइन है तो आशुतोष जी, क्या भारत को इस डिजाइन से डरना नहीं चाहिए? अगर ये डिजाइन भारत के खिलाफ बोलने वालों का कहीं ना कहीं हौसला बढ़ाता है, तो क्या ये डिजाइन भारत के लिए डेंजरस नहीं है? नविका जी, मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे बोलने दिया जाएगा, क्योंकि मैं जो बातें कहने जा रहा हूं उसको सुनकर आपके पैनल के कुछ लोग उछल सकते हैं अपनी कुर्सी से। जो उनके बारे में आप क्या कहेंगे जो भारत के संविधान को स्क्रैप करने की बात करते हैं? मैं उनको देशद्रोही नहीं मानता, कुछ लोग जरूर देशद्रोही मानते हैं। उनके बारे में क्या कहेंगे जो कहेंगे वो भारत के संविधान को नहीं मानते हैं? मैं उनको देशद्रोही नहीं कहता, लेकिन कुछ लोग उनको देशद्रोही कहना चाहिए। उनको कहना चाहिए जो रोज लोगों को देशद्रोही होने का सर्टिफिकेट देते हैं। अगस्त 2000 को के.एस. सुदर्शन, आरएसएस के प्रमुख, करण थापड़ ने उनसे पूछा, डू यू एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एज इट इज? उन्होंने कहा नो। तो क्या सुदर्शन देशद्रोही है? देश तोड़ने वाले लोग थे? सिर्फ एक बयान नहीं है। उसके बाद 11 मार्च 2000 को फिर वो कहते हैं
आरएसएस वांटेड अ टोटली न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद 12 मार्च को कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी स्क्रैप्ड। फिर कहते हैं भारत का संविधान जो है 1935 के अंग्रेजों का बनाया संविधान का एक्सटेंशन है। उसके साथ साथ दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानववाद, उसमें कहते हैं कि भारत का संविधान भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ है। वो कहते हैं भारत का संविधान फेडरल नहीं होना चाहिए, यूनिटरी होना चाहिए। तो क्या मैं मान लूं कि दीनदयाल उपाध्याय देश के खिलाफ काम कर रहे थे, सुदर्शन देश के खिलाफ काम कर रहे थे? और जिस संगठन के मुखिया इस तरीके की बातें करते हो, भारत के संविधान को स्क्रैप करने की बात कर रहे हो, उस संगठन उससे जुड़े हुए लोगों के अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो दूसरों को सर्टिफिकेट बांटते हुए चले। और दूसरी बात, 1984 की बात करते हैं, नानाजी देशमुख ने लेख लिखकर 84 के दंगों को सही ठहराया था, एंडोर्स किया था उसको। और अगर जिसको नहीं पता है वो उसके बारे में देख सकता है, उसके बारे में चेक कर सकता है। सवाल इसी बात को लेकर ये है, मैं तो इल्हान उमर हो चाहे हाफिज सईद हो, किसी से मिलने को गलत नहीं समझता हूं, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने जब क्या शपथ कह ली, रहे हैं आप आशुतोष जी? नागरिका जी सुन लीजिए मुझे, मैं तो उछलूंगी अपनी कुर्सी से। इस देश में राहुल गांधी अपने पत्रकारों को तो मिलना नहीं चाहते, भारतीय पत्रकार जो उनसे अग्री नहीं करते उनको तो मिलना नहीं चाहते, और वहां पर इल्हाम उमर से मिलने को आप ठीक बता रहे हैं। मैंने कहा था कि आखिर लोग जंप करेंगे। वेद प्रताप वैदिक ने जाके हाफिज सईद से बात की थी, मुलाकात की थी, नहीं मुलाकात की थी? वेद प्रताप वैदिक देश के चंद बहुत बड़े पत्रकार हैं और नरेंद्र मोदी के बड़े करीबी लोगों में से हैं। संघ से उनका बड़ा करीबी रिश्ता था। 2015 में वो वेद प्रताप वैदिक क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे? वेद प्रताप वैदिक क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे? सुदर्शन जी के बारे में आपकी क्या राय है? सुदर्शन जी के बारे में क्या जो कहते हैं भारत के संविधान को स्क्रैप कर दीजिए, आपकी राय क्या है उसके बारे में? किसी पोस्ट पर नहीं थे, कैबिनेट पोस्ट में और भारतीय पार्लियामेंट को रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे। लेकिन शहजाद पूनावाला जी जवाब दीजिए, इसके बाद हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने हाथ उठाया। सबसे पहले आशुतोष जी, मेरे भाई आशुतोष, सर्टिफिकेट है नाविका, मुझे लगता है अपने अपनी बारी पे अपने हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन लहराकर और बाकी इल्हाम उमर को मिलकर ये कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाले नहीं बन सकते। लेकिन आशुतोष जी, अब देखिए, शहजाद पूनावाला जवाब दीजिए। आशुतोष जी, अब इन द इंटरेस्ट ऑफ अ डिबेट आप अपनी बातों पे उछल रहे हैं, मान्यवर, कोई और तो नहीं उछला, आप ही उछल रहे हैं। अब सुन लीजिए आशुतोष जी, मैंने आपके बीच में एक भी बार डिस्टर्ब नहीं किया, तो आशुतोष जी अपनी अपनी बारी में, आशुतोष जी अपनी अपनी बारी में, आशुतोष जी अपनी अपनी बारी में, और थोड़ा धैर्य आपको भी दिखाना पड़ेगा। हो सकता है मेरी बातों से आपको उछलने का मन करे, पर उछलना मत, अपनी बात पूरी करने दीजिएगा। ये मुझे लगता है लोकतांत्रिक बर्ताव होगा। देखिए, पहले तो मैं आशुतोष जी की बातों पर उछल नहीं चाहता हूं, मैं तो स्वागत करना चाहता हूं। इन्होंने इल्हान उमर की तुलना एक प्रकार से हाफिज सईद से की, तो उनकी दृष्टि में हाफिज सईद जो करता है वही इल्हान उमर कर रही, मैं स्वागत करता हूं। पर एलओपी का पद जो होता है वो भारत के संविधानिक दृष्टिकोण का पद है, ये संसद का पद है, ये देश का पद है, और उस पद पर होते हुए ना आप हाफिज सईद से मिल सकते हैं, ना भारत विरोधी या भारत के विघटन करने वाले लोगों से मिल सकते हैं। मैंने आपको वाजपेयी जी का उदाहरण दिया, तो आपको मोदी जी का भी उदाहरण देता हूं। मोदी जी डिक्लेयर हुए थे, एलओपी तो नहीं थे वो, पर वो डिक्लेयर हुए थे पीएम कैंडिडेट के रूप में। एक नवाज शरीफ ने मनमोहन सिंह को देहाती औरत बोला, तो चुनाव के बीच में मोदी जी खड़े होकर सार्वजनिक सभा में बोले, चाहे राहुल गांधी इनका ऑर्डिनेंस फाड़े, मेरे देश के प्रधानमंत्री को तू नवाज कैसे बोलेगा ये देहाती औरत। ये होता है दायित्व निभाना एक पद का। अब मैं आता हूं अपनी दूसरी बात पर। आपने बोला कि संविधान को बदलने की बात के.एस. सुदर्शन ने की, वैसे तो 100 बार कांग्रेस ने बदला है, पर आज के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि आशुतोष जी हमेशा जब मैं इतिहास में जाता हूं तो बोलते हैं आज की बात करो, शहजाद आज की बात करो, इतिहास में कहा जाता है, तो मैं आज की बात कर रहा हूं। आज इस सुंदर संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू होने का काम 5 अगस्त को हुआ 2019 में, उसको वहां से हटाना कौन चाहता है? एनसी बोलती है 370 लागू होगा और वाल्मीकि का आरक्षण छिन जाएगा और 2 संविधान होंगे। अब आशुतोष जी, जो संविधान की आप वकालत करते हैं, बताइए कि कांग्रेस पार्टी एनसी के स्टैंड पर स्टैंड क्यों नहीं लेती? म्यूट कर दिया है आपने अपने आप को, मैंने नहीं किया। मैंने 2 सवाल बहुत स्पष्ट तौर पर मैंने भी स्पष्ट सवाल पूछा आपसे। मैं पूछ रहा हूं मैंने भी स्पष्ट पूछा। उस शख्स के बारे में आप क्या कहेंगे जो ये कहेगा वो भारत मैंने आपको बता दिया, मैंने बता दिया। आज के कॉन्टेक्स्ट में बताइए, जो कह रहा है कि ना लागू हो संविधान वहां पर, वो क्या है? तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। तो क्या के.एस. सुदर्शन आरएसएस के प्रमुख? मैंने आपको जवाब दे दिया। तो आरएसएस कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे
नहीं है, सवाल लेकिन वो नहीं है नाविका। हर्षवर्धन त्रिपाठी, नाविका, एक वो मिनट, सवाल नहीं एक है, मिनट। वो wrong debate ले जा रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, अगर संविधान की बात हो रही है और अगर बात हो रही है भारत की अखंडता की, तो क्या इल्हाम ओमर जैसे इंसान जो 370 के भी खिलाफ हैं, जो पीओके पाकिस्तान का बनाना चाहते हैं, और उनके ऊपर आशुतोष जी का कोई व्यू ही नहीं है। वो कह रहे हैं हाफिज सईद से भी मिल लो। गुरपतवंत सिंह जो खालिस्तान बनाना चाहते हैं वो भी सही है। आपकी राय क्या है सुदर्शन जी के बारे में, जो कह रहे हैं भारत के संविधान को नहीं मानता? आपकी राय क्या है? अरे भाई, वो सुदर्शन जी आज जीवित नहीं है, और अगर आप मान, अच्छा 10 सेकंड दे दीजिए नाविका जी, प्लीज 10 सेकंड दे दीजिए। मैं 10 सेकंड, हर्षवर्धन जी 10 सेकंड आपसे चाहता हूं। मैं जवाब दे रहा हूं। अरे मैं जवाब दे रहा हूं। हर्षवर्धन जी क्यों जवाब देंगे? मैं दूंगा ना सुदर्शन जी। अरे जवाब ले लो, जवाब दीजिए। अब जवाब सुनने की क्षमता रखिए, क्योंकि यस और नो में नहीं हो सकता। मैंने आपसे नहीं पूछा, मैं तो हर्षवर्धन जी से पूछा। आप वो जवाब देंगे अपने समय पर, मैं अपना जवाब देता हूं। दर्शन जी, मैं आप, अरे भाई ये क्या तरीका है भाई आशुतोष जी, डिबेट हाईजैक नहीं कर सकते। ओके, मैं तो कह रहा हूं कि सुदर्शन जी ने तो केवल कहा, प्रियम्बल से शब्द बदलना, जो संविधान की आत्मा थी, राम जी के कृष्ण जी के चित्र को निकालना, इमरजेंसी लागू करके संविधान की आत्मा को मानना, यह किया कांग्रेस ने, 100 बार अमेंड किया। तो आप कांग्रेस के ऊपर स्टैंड लीजिए, और आज कर रही है 370 लागू होना मतलब संविधान लागू ना होना, उस पर स्टैंड लीजिए। अब आप यहाँ तो वो कह रहे हैं मैं संविधान को ही नहीं मानता, एकदम नक्सलवादी सोच है। अरे भाई, आप मान ही नहीं रहे इस बात को, क्योंकि डिबेट इस बात की है कि संवैधानिक पद पर रहकर कोई ऐसा कर सकता है ना। सुदर्शन जी कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष थे, वो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष थे, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी, आशुतोष जी इस डिबेट को दूसरी तरफ क्यों ले जाना चाहते हैं? इल्हान ओमर पर इनका कोई व्यू नहीं है, गुरपतवंत सिंह पन्नू पर इनका कोई व्यू नहीं है, इनका कोई व्यू नहीं है इस बात पर कि जो औरत जो यूएस लॉ मेकर सपोर्ट उनको करती है जिन्होंने इंदिरा गांधी का वध किया था और उसके खिलाफ, भारत के खिलाफ खड़ी होती है, उसके साथ राहुल गांधी जब मिलते हैं तो क्या दिखाता है ये? क्या जी, सबसे पहले तो ये कि मुझे उम्मीद थी, मैं बड़ा निराश हुआ, और इस तरह से देशद्रोहियों के समर्थन में लोग उतर आएंगे, कुतर्क करेंगे, मुझे उम्मीद नहीं थी। लेकिन एक उम्मीद तो मैं कर सकता हूं कि जैसे मैं शांत रहा वैसे कोई भी अभद्रता नहीं करेगा, बदतमीजी नहीं करेगा। तो मैं चूंकि किसी के बीच में बोलता नहीं हूं, तो इसलिए बदतमीजी मुझे भी बर्दाश्त नहीं होगी। आज सुबह से संकट समझ रही हैं आप नविका जी, राहुल गांधी ने जो आतंकवादियों, देशद्रोहियों, देश विरोधियों जैसी शब्दावली का इस्तेमाल किया, उसने कांग्रेस के प्रवक्ताओं को निरुत्तर कर दिया है, पूरे कांग्रेसी इकोसिस्टम को निरुत्तर कर दिया है। बहुत कोशिश किया, तर्क खोजने का, नहीं बोल पाए। और मैं लिख के देता हूं, आप पूरा, सिर्फ अपने शो का नहीं नविका जी, आप पत्रकार के तौर पर पूरे मीडिया में देखिएगा, परेशान हो गए। राहुल गांधी ने ऐसी देश विरोधी हरकतें कर दी हैं जिसका बचाव नहीं हो पा रहा है। अब बचाव नहीं हो पा रहा है तो क्या करना है? बचाव नहीं हो पा रहा है तो कुछ कुतर्क खोजना है। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश में जो भी व्यक्ति है, वो चाहे विरोधी हो, चाहे समर्थक हो, चाहे जो हो, सामान्य बुद्धि वालों की बात कर रहा हूं, ज्यादा बुद्धि वालों की नहीं कर रहा हूं, हर व्यक्ति जानता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मतलब राष्ट्र के प्रति पूरी निष्ठा रखने वाला संगठन। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बाकायदा संविधान समीक्षा आयोग बनाया गया। अब होता क्या है कि जब लोग बदल बदल कर कुछ कुतर्क लेकर आते हैं, उनको लगता है कि लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, जानकारी नहीं होगी, और कांग्रेस की सरकारों ने 80 बार संविधान बदल दिया। अब हम क्या कहें कि पूरी कांग्रेस की सरकार देशद्रोही थी? नेहरू जी पहला संशोधन लेकर आए और सीधे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर ही लेकर आए, तो क्या हम कहें कि नेहरू जी देशद्रोही थे? नहीं, हम नहीं कहते। सवाल यहां यह है कि क्या देश विरोधियों, देशद्रोहियों जैसी भाषा बोलने पर राहुल गांधी का बचाव किया जा सकता है? मेरा मानना है कोई भी पत्रकार, कोई भी नेता नहीं कर सकता है। और फिर से मैं कह रहा हूं, भारत में ये जिस तरह का एक सामाजिक दुराव, सामाजिक घृणा करने की कोशिश की जा रही है, उसमें कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से फंस गई है। आरक्षण पर उन्होंने सफाई दे दी, सिखों वाले पर सफाई क्यों नहीं दी? क्यों दूसरे मसलों पर सफाई नहीं दी? इल्हान उमर को राहुल गांधी ने चेतावनी क्यों नहीं दी? और सोचिए, जिन इंदिरा गांधी हमारी पूर्व प्रधानमंत्री हैं, हम सबका सम्मान उन्होंने बढ़ाया, जिनकी हत्या हुई
और जिसके लिए आज भी कनाडा में झांकियां निकाली जाती है। कनाडा सरकार से भारत की सरकार जब लड़ रही है तो नरेंद्र मोदी की सरकार, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी की उसे नहीं मानता, वो भारत की सरकार है। और एक भारतीय के नाते इंदिरा गांधी के हत्यारों बहुत सही सवाल है। वहां इंदिरा गांधी को मारने की और उसकी प्रदर्शनी करने की एक कोशिश हुई है। अब इल्हान ओमर उसके साथ खड़ी है, भारत के खिलाफ खड़ी है। मैं पूछना चाहती हूं, और आज कांग्रेस के ही नेता दिग्विजय सिंह जी के भाई लक्ष्मण सिंह ने कहा बस करो राहुल जी, बस करो। मैं पूछना चाहती हूं, कुछ लोग कांग्रेस में निकलकर बोल रहे हैं, और ये सवाल किसी भी वोट का नहीं है, ये सवाल है भारत की अखंडता का। इस पर भी अपना हाथ खींच लेना, राजकुमार भाटी जी, ये क्या सही है? नहीं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को लगता है कि वो बहुत सभ्य और अनुशासित व्यक्ति हैं, और बाकी इस डिबेट में जो बैठे हैं वो बदतमीज हैं और असभ्य हैं। वो बदतमीजी करेंगे, असभ्यता करेंगे। अभी उन्होंने यही शब्द प्रयोग करे कि मेरे बीच में कोई बदतमीजी ना करे, कोई असभ्यता ना करे। जब आप अपने आप को शालीन और सभ्य मान रहे हैं, अनुशासित मान रहे हैं, तो दूसरे लोगों के प्रति भी ऐसी धारणा रखिए। यही इनके दिमाग की कमजोरी है। ये सोचते हैं कि ये तो देशभक्त हैं, बाकी सब देशद्रोही हैं। अगर निवेदन आज आपसे अब तो आप ही बीच में अनुशासनहीनता कर रहे हैं। पे कुछ कहा नहीं जा रहा, तो इसीलिए आप हर्षवर्धन त्रिपाठी हर्षवर्धन जी ने यही शब्द प्रयोग करे जो मैं बोल रहा हूँ। और हर्षवर्धन जी, आप ही बीच में देखो टोकाटाकी कर रहे हो। हमने नहीं की आपके बीच में बिल्कुल भी। आपने कहा मेरे बीच में कोई बदतमीजी नहीं करे। बदतमीजी कौन करेगा? आपके पास आज के मुद्दे पर कुछ नहीं है मेरे पास पूरा मसाला है बोलने के लिए। तो फिर मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी की तरफ से माफी मांगती हूं। आप डिबेट के मुद्दे पर। भारतीय जनता पार्टी और उसके इकोसिस्टम की मानसिकता बताना चाहता हूं। ये खुद को देश, अब इन्होंने आरएसएस को सर्टिफिकेट दे दिया। मानसिकता तो देख लीजिए। इन्होंने कहा आरएसएस देश पर है, आरएसएस देशभक्त संगठन रहा है। आरएसएस कभी देशभक्त नहीं रहा। आरएसएस का आजादी की लड़ाई में उल्टा रोल था, अंग्रेजों के साथ थी आरएसएस। आरएसएस ने इस देश के संविधान को स्वीकार नहीं किया। आरएसएस ने तिरंगे झंडे को स्वीकार नहीं किया, और 2002 तक तिरंगा झंडा आरएसएस के मुख्यालय पर नहीं फहराया गया। और जब 2 लड़कों ने जाकर फहरा दिया तो आरएसएस ने उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाया और कोर्ट में मुकदमा लड़ा। अरे भैया, मुलायम सिंह यादव जी तो इस देश के रक्षा मंत्री थे, और अगर देशद्रोही ऑर्गेनाइजेशन थी तो आपने कुछ क्यों नहीं किया? सवाल ये है कि मुद्दे पर आप नहीं कहेंगे। शहजाद पूनावाला, और पब्लिक के बहुत सारे सवाल हैं। एक सेकंड शहजाद, देखिए एक सेकंड मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज। अब देखिए, मुझे लगता है कि सब लोग अपने अपनी बारी में बोले। देखिए भाटी जी, आशुतोष जी, देखिए अब आप हर्षवर्धन जी को सही प्रूव कर रहे हैं। अब आप हर्षवर्धन जी को सही प्रूव कर रहे हैं। ना ऐसे नहीं होता। नाविका जी, सवाल का जवाब मैं दूंगा, ऐसे नहीं होता। आशुतोष जी, आ रही हूं आपके पास। धीरज, धैर्य, थोड़ा सा। भाटी जी इतना धैर्य दिखा रहे हैं, जवाब सुनना भी उनको। आपके पास 30 सेकंड में अपनी बात कहें। भाटी जी ने दरअसल जो आरएसएस के विषय में बोला है, उन्होंने प्रणब मुखर्जी को अपमानित किया, क्योंकि प्रणब मुखर्जी उसके हेडक्वार्टर पे गए। उन्होंने महात्मा गांधी को अपमानित किया है। उन्होंने जेपी नारायण जिन्होंने प्रशंसा की, उनको अपमानित किया है। उन्होंने नेहरू जी को अपमानित किया है। उन्होंने बहादुर शास्त्री को अपमानित किया, जिन्होंने आरएसएस की रोल को और योगदान को समझते हुए उनको रिपब्लिक डे में बुलाया था। पर मैं सवाल पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि आरएसएस के कोई भी व्यक्ति ने तिरंगे के लिए कभी कुछ नहीं किया है। अरे भाई, देवीपत चौधरी और जगतपति कुमार ने छाती पर 1942 में गोली खाई। आप मुझे एक समाजवादी बता दीजिए, समाजवादी पृष्ठभूमि का, जिसने छाती पर गोली खाई हो। और सुनिए, अब बीच में नहीं भाटी जी, देखिए अब यही अभद्रता थी, यही त्रिपाठी जी बोल रहे थे, यही अभद्रता। देखिए मैंने पूरा नाविका, दिस इज नॉट फेयर। नाविका, दिस इज नॉट फेयर। नाविका, दिस इज नॉट फेयर कि आप हर बार किसी के आरएसएस के नाविका जी के आप इंटरव्यू कीजिए। नाविका इंटरव्यू हर चीज का मुद्दा आरएसएस का मुद्दा है ही नहीं। आज मुद्दा है इल्हाम ओमर। इल्हाम ओमर पे सवाल का जवाब नहीं बन रहा। इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि जब हम लोग की बोलने की बारी आती है, जब दूसरे पक्ष की बोलने की बारी आती है, झूठ बोले जाओगे तो कब? अरे भाई, तो हमें भी आपकी बात झूठ लगती है, हम नहीं बोलते बीच में। आप देशद्रोही का सर्टिफिकेट अंग्रेजों कोई किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, लेकिन हर आदमी डिबेट में अपनी विचार। एक मिनट विचार, लेकिन आप एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया। प्लीज, कौन सा? मैं बता रहा हूं, और बीच में नहीं बोलना। इन्होंने कहा कि एक 50 साल तक आरएसएस ने तिरंगा नहीं लहराया, और जब किसी ने नागपुर के हेडक्वार्टर पर डाला तो उनके ऊपर एफआईआर हुई। फैक्चुअली बताता हूं,
2004 तक जब तक नवीन जिंदल ने सभी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को अधिकार नहीं दिया था सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, हम नहीं लगा सकते। दूसरी ये बात, भी आप सुनिए, गलत बोल अरे रहे भाई हो। तरीका ये ठीक नहीं है नाविका, यू कांट अलाउ कि वो झूठ बोले और मैं करेक्ट ना करूं नाविका, बट इट हैज टू बी अलाउड। घरों में नहीं था। नहीं प्लीज नाविका, मैं कह रहा हूं कि मेरी बात आ जानी चाहिए विदाउट इट। नाविका दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, केवल आरएसएस मैं कह रहा हूं कि अपनी बारे में बोलिए ना भाई, दिस इज नॉट फेयर ना। मैं आऊंगी आपके पास, मैं आऊंगी आपके पास। नाविका देखिए, उन्होंने एक बात रखी, मुझे काउंटर करने का भी अधिकार नहीं। 1952 से लेकर 2004 तक जब तक नवीन जिंदल का केस नहीं आया, किसी को भी अधिकार नहीं था। और दूसरी बात, 2002 में जब कोई लोग गए नागपुर में और हेडक्वार्टर पे लगाया झंडा, तब सरकार महाराष्ट्र में कांग्रेस की थी, कांग्रेस ने उन पर एफआईआर की, हमने नहीं की। आप चेक कर लीजिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं माफी मांगूंगा। आप चेक कीजिए पुलिस किसके तहत थी, कौन स्टेट गवर्नमेंट में था जिन्होंने एफआईआर करवाई, हमने नहीं करवाई। ये फैक्ट जाना चाहिए। आरएसएस को गाली देना और आरएसएस को बदनाम करना बंद करिए, बंद करिए, बंद करिए। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, मेरा सवाल आपसे राजकुमार भाटी जी सिर्फ इतना है कि आप आरएसएस को इल्हम ओमर के साथ कंपेयर करना चाहते हैं आज? नहीं, इल्हम ओमर जैसे लोगों से हमारी कोई सहानुभूति नहीं है, हमारे भारत के विरोधी नहीं, तो फिर आप ये क्यों नहीं कह पा रहे कि राहुल गांधी का उससे मिलना सही नहीं था? इतना सा शब्द नहीं निकल रहा आपके मुंह से। नरेंद्र मोदी जब नवाज शरीफ से मिलने गए थे पाकिस्तान, वो ठीक था। ये कुतर्कता है, दो लोगों का डिप्लोमेटिक विजिट और ये विजिट। तो आडवाणी जी ने उसका खामियाजा भुगता, लेकिन दर्शक भी सवाल पूछ रहे हैं। आशुतोष जी, आ रही हूं आपके पास। गौतम चंद आंचलिया का बेंगलुरु से सवाल है, राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में इतने सारे भारत विरोधी कैसे ग्राहक बन जाते हैं? अयोध्या से दुर्गेश निर्भीक का सवाल है, अमेरिका में राहुल गांधी ने कहा कि भारत का चुनाव कंट्रोल था, वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं? मंजीत का चंडीगढ़ से सवाल है, राहुल के बयान का गुरपतवंत सिंह पन्नू समर्थन करता है और परमवीर चक्र विजेता बाना सिंह विरोध करते हैं। इसी से समझ लें कि राहुल गांधी का बयान कैसा था। प्रदीप कुमार का हैदराबाद से सवाल है, भारत के विरोध में बोलने वालों के साथ रिश्ता रखने वालों को आप क्या कहेंगे? आशुतोष जी, आज पब्लिक को जवाब दीजिए। नहीं, मैंने जो सवाल किया उसका जवाब मुझे किसी ने दिया नहीं। मैं उनको क्या बोलूं, उन श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जिन्होंने पाकिस्तान प्रस्ताव पास करने वाले फजलुल हक की कैबिनेट में जाकर जगह ली। चलिए फिर से मैं उन श्यामा प्रसाद मुखर्जी को क्या बोलूं जिन्होंने अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखकर कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन करने वालों को कैसे कुचला जाए। ये झूठ पे झूठ है। मैं उस श्यामा नाविका जी, ये झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। नाविका जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार नहीं ज्वाइन की थी, उन्होंने किसान संघर्ष समाज को ज्वाइन किया था, उसमें थे वो। और आपने तो सुन लीजिए, जिन्ना कौन सी पार्टी से निकले, जिन्ना कौन सी पार्टी से निकले, जिन्ना कौन सी पार्टी से था, कांग्रेस पार्टी से था जिन्ना। अब दूसरी बात, सुन लीजिए आप, नहीं सुन लीजिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, एक संविधान। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों को आज अमल किया गया। दो निशान कौन चाहता है? दो विधान कौन चाहता है? दो संविधान कौन चाहता है? झूठ पे झूठ बोले जाएंगे। भाटी जी बोले 2002 में महाराष्ट्र की सरकार कांग्रेस की, वो एफआईआर करती है, आरएसएस पर दोष डालते हैं। क्या तरीका है भाई ये? आप झूठ बोलने वालों को चैनल पे अलाउ करेंगे, ये बात ठीक नहीं है। आप बताइए, एनसी 370 चाहती है, आप हक में है या खिलाफ है? 370 के पक्ष में। आशुतोष जी, अपनी बात खत्म कर। संविधान के पक्ष में या 370 के पक्ष में? बताइए आशुतोष, मैं फिर दोहरा देता हूं। 1940 में पाकिस्तान प्रस्ताव रखने वाले फजलुल हक की कैबिनेट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी गए थे। उन्होंने भारत अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखकर कहा था 1940 से 2024 में आइए। आशुतोष जी, आप मुद्दे को घुमाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन सवाल आज इल्हम ओमर का है, तो आप पूरी दुनिया की सैर करा दीजिए, पूरा राष्ट्र का इतिहास बता दीजिए, 1857 से लेकर 2024 तक। लेकिन 2024 तक पहुंचेंगे नहीं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं पूछना चाहती हूं, इल्हम ओमर की बात पूछो तो आरएसएस को बीच में लाना, ये क्या मंशा दिखाता है? नहीं, इसलिए नौका जी, मैं तो आपको कह रहा हूं, मैं तो शुरू में मैंने बताया कि आज किसी के पास कोई जवाब नहीं है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कृषक प्रजा पार्टी के साथ थे, वो झूठ है जो लोग कहते हैं, और उसको बार बार चिल्लाकर झूठ को सही साबित करने की कोशिश करते। मैं कहूंगा जो भी अभी
आपका शो देख रहे हैं, गलत मानते हैं? तुरंत सर्च करें कृषक प्रजा पार्टी और वो समझ आएगा। दूसरा, जब आज की हम बात कर रहे हैं तो इल्हान उमर, गुरपतवंत सिंह पन्नू, देश में जिस तरह से भारत विरोधी माहौल बनाया जा रहा है उनके साथ राहुल गांधी का खड़े होना, राहुल गांधी का देश विभाजक तत्वों के साथ जाकर सुर मिलाना, वहां से भारत में केरोसिन छिड़कने की कोशिश करना, उस पर चर्चा करनी चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए। नहीं, उस पर नहीं, 1940 की बात करना चाहते हैं, 1940 की बात करना चाहते हैं। लेकिन मेरा एक और सवाल है, राहुल गांधी इल्हाम ओमर के साथ नजर आते हैं और दूसरी तरफ खड़गे जी कहते हैं 20 सीटें और आ जाती तो सबको जेल में डाल देते। लोकेश जिंदल, मैं आपसे यही पूछना चाहती हूं, यानी कि आरक्षण हटा दीजिए, सिख यहां डरते हैं, गुरपतवंत सिंह ताली बजाए, इल्हाम ओमर आपके साथ खड़े दिखे तो उनको लेजिटिमेसी मिले, और 20 सीटें आती तो आप सबको जेल में डाल देते। ये क्या संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है, जिस तरह से उठा उठा के दिखाया जाता था चुनाव में भी और बाद में संसद में भी? नाविका जी, यहाँ केवल और केवल आधा सच को, एक बहुत बड़े झूठ को लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। ये 9 मेंबर का डेलीगेशन था, इसमें राजा कृष्णमूर्ति थे, श्री थानेदार थे, इल्हाम उमर थी। जो राजा कृष्णमूर्ति है मॉडरेट स्टैंड रखते हैं इंडिया के प्रति, श्री थानेदार प्रो इंडिया है, और इल्हाम उमर थोड़ा एंटी इंडिया स्टैंड रखती है। एंटी इंडिया, थोड़ा एंटी इंडिया स्टैंड, थोड़ा पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ट्रिप पर वो पीओके जाती हैं और इतनी बार भारत की खिलाफत करती है, रेजोल्यूशन लाती है अमेरिकन कांग्रेस में, लेकिन वो थोड़ी एंटी इंडिया है। थोड़ी एंटी इंडिया है, चलिए मानिए, इन्होंने माना, तो मैं बोल रहा हूं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आया राहुल जी का। हर्षवर्धन त्रिपाठी ने आज सबसे महीन और इंपॉर्टेंट बात बोली है, जैसे आरक्षण के विषय में तुरंत आ गया, जो मायावती जी नहीं मानती तो इनको झूठा बोलते हैं। आज क्या क्लैरिफिकेशन आया कि मैंने इल्हान को आंख में डालकर बोला, इल्हान ये अपनी हदों में रहो, मेरे पूर्वजों ने भारत जोड़ो की यात्रा निकाली है, मैं भी निकाल रहा हूं। बोला क्या? नहीं बोला। और यही सवाल आज पूरा देश पूछ रहा है, ऐसी बातें क्यों होती हैं जिनसे भारत के खिलाफ सोच रखने वाले, रणनीति रखने वाले और भारत के खिलाफ काम करने वाले लोग ताली बजाते हैं, राहुल गांधी खुश होते हैं और भारत को नीचा दिखाते हैं।